हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान को देखेंगे। विज्ञान है क्या? विज्ञान कहते किसे हैं? तो किसी परिघटना अथवा किसी वस्तु के विषय में प्रयोग, प्रेक्षण तथा उसकी व्याख्या के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करने की विधा होती है उसे ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। और जो क्योंकि विज्ञान को साइंस कहते हैं, साइंस लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है। और विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो विज्ञान है इसको अरबी भाषा में इल्म कहते हैं। इल्म, इल्म का मतलब होता है जानना। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो विज्ञान है इसको तीन भागों में बांट देते हैं। एक रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। लेकिन मुख्यतः हम देखें तो ये दो ही भागों में होती हैं, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। क्योंकि जो रसायन विज्ञान है उसी से भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों चलते हैं। तो हम कहें, इसको कहते भी है, रसायन विज्ञान को इन दोनों का सेंट्रल विज्ञान कहते हैं। इसे ही रसायन विज्ञान को ही सेंट्रल साइंस कहते हैं या केंद्रीय विज्ञान कहते हैं। तो कोई पूछता है कि केंद्रीय विज्ञान किसको कहते हैं, तो रसायन विज्ञान को ही केंद्रीय विज्ञान कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक चीज, भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग मूल रूप से भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स ग्रीक शब्द, फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से फ्यूसियस से हुई है। फ्यूसियस से हुई है। अब इसमें जो भौतिक है, भौतिक का मतलब, भौतिक संस्कृत भाषा का शब्द है भौतिक। अब भौतिक का मतलब होता है प्रकृति। क्या? प्रकृति। इसको जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के भी कई बहुत ढेर सारे ब्रांच होते हैं, जिसमें हम क्लास 10वीं में हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक कल हम बताए भी थे, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। ये कल जो वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोग प्रकाशिकी के बारे में हम लोग जाने थे। इसको दो भागों में बांटा जाता है, किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बस इसकी हम परिभाषा बता देते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही प्रकाशिकी कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रकाश के बारे में हम संपूर्ण रूप से, क्योंकि कल वीडियो जो पढ़ा था उसमें प्रकाश के आधार पे वस्तुओं के बारे में हम लोग जाने थे। तो इसमें हम प्रकाश के बारे में फिर से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, प्रकाश की परिभाषा को देखेंगे, क्योंकि परावर्तन इसमें हम लोग को मूल टॉपिक होगा, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रकाश को जानने का प्रयास करेंगे। प्रकाश, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश है, प्रकाश की इतिहास भी है। प्रकाश बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन को अपना कणिका सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने अपना जो कणिका सिद्धांत दिया था, उन्होंने उसमें बताया था कि जो प्रकाश है
वो हमको कण के रूप में प्राप्त होता है, जिससे प्रकाश के जो कण होते हैं हमारे आंख के रेटिना पर आकर टकराते हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अब एक चीज इसमें यहाँ पे पॉइंट आता है कि यदि प्रकाश कण के रूप में चलता है तो जो कण होते हैं, यदि कण का वेग होता है 3 गुणे, यहाँ पे प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेग से यदि कोई भी कण हमारे आंख के रेटिना पर आकर टकराएगा, जिससे हमारे आंख की रेटिना क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जिससे ये पता चलता है कि प्रकाश कण के रूप में नहीं चलता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे न्यूटन ने बहुत सारे कणिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन, अपवर्तन, बड़ विक्षेपण की व्याख्या की थी। तो उन्होंने परावर्तन की व्याख्या कैसे की, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कैसे की न्यूटन ने, पहले उन्होंने बताया क्योंकि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो परावर्तक तल होता है वो भी कण से मिलकर बना होगा। तो आप जानते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में अनुसार F G m1 m2 अपान r², ये सूत्र होता है। इसी के आधार पर न्यूटन ने अपने कणिका सिद्धांत में परावर्तन की व्याख्या की। पहले उन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये परावर्तक तल भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिससे परावर्तक तल प्रकाश के कण को अपने तरफ आकर्षित करता है और फिर उसी माध्यम में प्रतिकर्षित भी कर देता है। जो अपने नियम में ही फंस गए, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण उन्होंने नियम दिया था वो 2 पिंडों या 2 कणों के बीच कार्य करता है और उसमें आकर्षण बल होता है, न कि प्रतिकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का होता है, न कि प्रतिकर्षण का होता है। वहां से ये नियम, ये परावर्तन की जो व्याख्या की वो गलत वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया। ठीक इसी प्रकार अपवर्तन की घटना को भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण माध्यम के अंतरापृष्ठ द्वारा प्रकाश की किरण को आकर्षित किया जाता है और फिर दूसरे माध्यम में, पहले माध्यम के अंतरापृष्ठ द्वारा प्रकाश की किरण के कण को अपने तरफ आकर्षित किया जाता है और फिर उसी अंतरापृष्ठ द्वारा दूसरे माध्यम में प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। इसी के अनुसार उन्होंने अपने नियम को दिया। यहां से यह नियम भी गलत हो गया, क्योंकि कोई भी कण हमेशा उनके बीच, 2 कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, न कि प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और इन्होंने बड़ विक्षेपण की घटना को व्याख्या किया। कहा कि जो बड़ विक्षेपण होते हैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और क्यों होते हैं उनका यह कारण उन्होंने बताया कि 7 रंग तो होते हैं, लेकिन हर कण का आकार अलग अलग होने के कारण उसमें 7 रंग होते हैं, जो इन्होंने इस प्रकार अपना दिया। लेकिन बाद में चलकर ही ये बताया गया कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती है। जो 7 रंग होते हैं उनके तरंगदैर्घ्य अलग अलग होते हैं, इसलिए उसमें श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाए जाते हैं। तो ये तो कुछ कण, ये प्रकाश का इतिहास रहा है। अब हम प्रकाश के बारे में देखेंगे कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कहते किसे हैं। प्रकाश कहते किसे हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये क्लास 10वीं के बच्चों के लिए परिभाषा है, या ऐसे कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमको वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। इसकी परिभाषा आधुनिक भौतिकी के अनुसार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो फोटॉनों के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हमें प्राप्त होती है। ये आधुनिक भौतिकी की परिभाषा जो पढ़ी वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पढ़ी, क्योंकि प्लांक ने अपने क्वांटम सिद्धांत में बताया था कि आदर्श क्रिस्टता द्वारा जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, अवशोषण भी और उत्सर्जन भी, जिसे फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा h/ν होती है, h/ν। तो यहां पे प्रकाश की परिभाषा को, इन परिभाषाओं को हम लिखेंगे।
प्रकाश कहते किसे हैं? लाइट। प्रकाश कहते किसे हैं? देखते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ये ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये परिभाषाओं को अगले वीडियो में डाला गया था, तो परिभाषाओं को लिखवाएंगे नहीं, वैसे ही अगले वीडियो में है, आप लोग लिख लीजिएगा, बस ऐसे बता देते हैं। दूसरी परिभाषा आधुनिक भौतिकी के अनुसार हम बताए ही हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे फोटानों के पैकेटों के रूप में हमें प्राप्त होती है। एक फोटान की ऊर्जा h × न्यू होती है। एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि जो फोटान का विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। कैसे होता है वो हम दिखा देते हैं कि आइंस्टीन के अनुसार एक सूत्र होता है, m = m0/√में 1 - v²/c²। किसी भी द्रव्यमान को v वेग से ऊपर फेंका जाता है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, तो उसके लिए सूत्र होता है। इसी तरह हम लोग टाइम संबंधित भी होता है। टाइम संबंधित क्या सूत्र होता है कि t = t0/√में 1 - v²/c², ये भी होता है। तो इसको ना देखकर हम लोग इसको देखते हैं, जहां m है वो गतिशील द्रव्यमान है, m0 विराम द्रव्यमान है। तो यहां से हम देखें m0 = हम लोग निकाले m × √में 1 - v²/c²। अब यहाँ पे जो m द्रव्यमान का कण है उसको हम मान लेते हैं कि वो फोटान है, क्योंकि फोटान जो होता है वो बताया कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हम लोगों ने माना था, तो वो हम मान लेते हैं कि ये फोटान ही है, कण मान लेते हैं कि फोटान है। तो जो फोटान का वेग होगा v, वो c के इक्वल होगा, v = c, क्योंकि जो फोटान होता है वो प्रकाश की चाल से ही चलता है। इसलिए m0 = m × √में 1 - c²/c²। c² से c² कैंसल हो जाएगा, तो m × √में 1 - 1 से 1 कैंसल, तो m × 0 आ जाएगा 0। m0 = 0। अब यहीं से प्रूफ होता है कि जो आपका फोटान की विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो फोटान द्रव्यमान होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है। इसको हम लोग देखे हैं, प्रूफ भी कर दिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रकाश का गुणधर्म क्या है, ये बताए भी थे, कल लिखवाएंगे नहीं, कल अगले वीडियो में हम बता दिए हैं। तो प्रकाश का गुणधर्म क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। तीसरा, प्रकाश श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। उनका तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, लेकिन इसको हम लोग मानते हैं 3800 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक हम मानते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन की भी घटना घटती है। ये भी प्रकाश का गुणधर्म ही है। अब मूल रूप से हम लोग देखेंगे, हम लोग का मूल टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है?
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक परावर्तन जानने से पहले प्रकाश की किरण के बारे में जान जाइए। प्रकाश की किरण क्या होता है, किसे कहते हैं? किसी समांगी माध्यम में जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल रेखा में चलती है उसे ही प्रकाशीय किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब एक अभिसारी किरण होती है, एक अपसारी किरण होती है। तो अभिसारी किरण का मतलब किसी एक बिंदु पर एकत्रित होना, किसी बिंदु पर एकत्रित होना ही अभिसारी किरण। अपसारी किरण किसी बिंदु से फैलना, किसी बिंदु से फैलना। तो ये अभिसारी किरण और अपसारी किरण हो गए। ये ध्यान से एक बार और जान लीजिएगा कि अभिसारी का मतलब किसी बिंदु पर मिलना। यदि किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें एकत्रित हो रही हैं तो वो अभिसारी किरण है। अपसारी किरण किसी बिंदु से फैलना, वो अपसारी किरणें होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे परावर्तन के बारे में। परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पुनः प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पालिशदार चिकने सतह पर आपतित होती है तो पुनः वह उसी माध्यम में टकराने के पश्चात तो वापस लौट जाती है। यही घटना जो होता है प्रकाश की परावर्तन की घटना कहलाती है। इसको लिखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तथा पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को ही प्रकाश की परावर्तन की घटना कहते हैं। अब एक ये चिकना पालिशदार सतह हो गया, यह एक प्रकाश किरण आपतित होती है तो यहाँ पे पालिशदार चिकने सतह से टकराने के पश्चात वह वापस उसी माध्यम में
लौट जाती है। यह इसका अभिलंब होता है। अभिलंब, इसको अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। ये आपतित किरण है, आपतित किरण। ये तीर दिखा देंगे जरूर। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, किरण, ये अभिलंब होता ही है। ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण आर। ये परावर्तन कोण होता है, कोण, यह है आपतन कोण, तन कोण। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम होता है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण। तो पहला नियम होता है, यह अविलंब है, यह आपतन कोण है या परावर्तन कोण। तो परावर्तन का जो पहला नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह पहला, ये आपतन बिंदु होता है, जहां पे किरण आपतित होती है उसे ही सतह पर जिस बिंदु पर आपतित होती है आपतन बिंदु कहते हैं। यह आपतन बिंदु है, बिंदु, आपतन बिंदु। अब परावर्तन का जो पहला नियम है, आपतित किरण, ध्यान सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है, दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के इक्वल होता है, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, परावर्तन के नियम दोनों लिख लेते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। दो नियम होते हैं परावर्तन के नियम, तन के नियम। दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये परावर्तन की घटना हुई। परावर्तन के दो फिर से देख लेते हैं कि परावर्तन कहते किसे हैं, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पासी तथा पालिशदार सतह पर पड़ती है तो पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ऐसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा कि यह चिकना और पालिशदार सतह है, एक तरफ पालिश किया गया, एक तरफ चिकना है। अब इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है और यह अविलंब है, और इसे आपतन कोण बोलते हैं और ये इसे परावर्तन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अविलंब के बीच का बना कोण आपतन कोण होता है और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो इन्हीं से दो नियम बनते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है।
अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसको जो परावर्तन होता है, परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन होता है, परावर्तन के प्रकार प्रकार प्रकाश के परावर्तन का प्रकार दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, इसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होता है तो उस जो चिकने सतह से परावर्तन की घटना घटती है उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित किसी खुरदुरे पृष्ठ से जो परावर्तन की घटना घटती है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यदि कोई पूछता है कि अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं तो बताइएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होता है तो चिकने सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में ये खुरदुरा कोई पृष्ठ होता है, इसमें ये इस प्रकार की घटना घटती है, इसमें अनियमित परावर्तन होता है, इस पर नियमित परावर्तन होता है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि अनियमित परावर्तन के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे खुरदुरे कागज पेपर, ठीक है, और समतल कांच से प्रकाश का जो होता है परावर्तन वो नियमित परावर्तन होता है। और किसी कागज तल से, बालू से जो होता है प्रकाश का परावर्तन वो अनियमित परावर्तन होता है। और समतल कांच से जो परावर्तन होता है, जिसे समतल दर्पण का है, समतल दर्पण से जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। अब हम लोग देखेंगे, परावर्तन हो गया, अब हम लोग चलेंगे प्रकाश के अगले टॉपिक पर। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब कहते किसे हैं? इसको देखेंगे कि जब किसी वस्तु से, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहां पे वस्तु के होने का आभास होता है, उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है और वहां पे वस्तु के होने का आभास होता है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण
जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन वर्तन या अपवर्तन परावर्तन या अपवर्तन की घटना के पश्चात, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर वस्तु के होने का आभास होता है और उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु के होने का आभास होता है, उसे ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा भासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना होता है। जहां पे मिलती हैं, जहां वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर, तो उस बिंदु पे वस्तु का होने का आभास होता है, वही वस्तु वास्तविक वस्तु होती है। अवास्तविक प्रतिबिंब होता है। फिर से सुन लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु पर वस्तु का होने का आभास होता है, उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती है, उस बिंदु पे वस्तु के होने का आभास होता है और उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। जब वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात
या